रीजनल डायरेक्टर कमल पटनायक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रतिनिधि, अतिथिगण, देवियों तथा सज्जनों, जम्मू कश्मीर यूटी का इस वित्तीय वर्ष का फोकस पेपर जारी करने के लिए कुछ दिन पहले श्री ए.के. सूद हमसे मिले थे। तब एक सवाल मेरे मन में था कि 40 वर्षीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बदलाव आया है। हमने ऐसे कौन से विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किए हैं जो भारतवर्ष की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक थे। और इसमें मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जम्मू कश्मीर के फोकस पेपर को मैं देख रहा था, जो सामग्री मिल सकती थी उसको थोड़ा देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। फिर मुझे समझ में आया कि 1982 में स्थापना के बाद से ही देश के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने के लिए वहाँ के मानवीय संसाधनों और प्रगति की संभावनाओं को एक निश्चित दिशा दे करके तरक्की के एक नए आंदोलन के लिए नाबार्ड हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि 26 साल से जम्मू कश्मीर में नाबार्ड काम कर रहा है और यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमता का विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भरसक कोशिश नाबार्ड ने की है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बात समझनी होगी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ग्रामीण विकास की जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग तरह की हैं। मुझे याद है जब मैं भारत सरकार में था, टेलीकॉम मिनिस्टर के नाते इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला और मैंने महसूस किया था कि ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन का ये एक बड़ा आंदोलन भविष्य में साबित हो सकता है और ग्रामीण भारत को बैंकिंग नेटवर्क से ये जोड़ सकेगा। शहरी क्षेत्रों में पहले से हमारे बैंक थे, भारी मात्रा में थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बदलाव प्रारंभ हुआ है, मैं समझता हूं कि चाहे वो छोटा किसान हो, छोटा दुकानदार हो, खेत में काम करने वाला मजदूर हो, हमारा श्रमिक है, ऐसे तमाम लोग अब बैंकिंग सुविधाओं से 2014 के बाद जुड़े हैं। जो कल्पना नहीं करते थे कि हम कभी बैंक का मुंह देख सकेंगे, ऐसे लोग भी केवल बैंक से जुड़े नहीं बल्कि उसमें से सुगमतापूर्वक ऋण भी प्राप्त कर रहे हैं। गांव का सामान्य आदमी भी अब डिजिटल लेन देन कर पा रहा है इस देश में, ये हम सब लोगों ने हकीकत देखी। उसी प्रकार नाबार्ड ने भी ग्रामीण परिवारों, छोटे जमीन वाले किसानों, युवा और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है, जिन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमें ऋण की सुविधा मिल सकती है। अब अनेक लोग इस देश में, मैं कहूँ कि बहुसंख्य लोग ऐसे हो गए हैं जिन्हें अब साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था इस देश में कायम हो गई है और उसमें नाबार्ड का अपना एक विशेष योगदान है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ढेर सारे लोग बैंकों से, नाबार्ड से आर्थिक लाभ भी पा रहे हैं
रोजगार खुद भी पा रहे हैं और रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नाबार्ड ने सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, बैंक, एनजीओ, फार्मर उत्पादक संगठनों के साथ मिलकर और 34,829 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट योजना बनाई है, जिसका विवरण भी आपके सम्मुख रखा गया है। मैं आभारी हूँ भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। जब नवंबर में वो आई थी यहाँ, तो नाबार्ड के साथ ही नहीं बल्कि आरबीआई और बाकी सभी बैंकों के साथ उन्होंने चर्चा की, निर्देश भी दिए। और अभी हाल के दिनों में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जम्मू आए थे, विभिन्न बैंक के प्रतिनिधि भी थे, उनसे चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि ये अनवरत जो चर्चा है, इसको जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन और वित्तीय संस्थाओं को निश्चित समयावधि में मिलकर के एक दूसरे को समझना, बैंक की अपनी कठिनाई होती है, ऋण देने के अपने कायदे कानून होते हैं और प्रशासन की और सामान्य आदमी की अपनी अपेक्षा होती है। मुझे लगता है इन दोनों कठिनाइयों को समझ करके उसका समाधान करना ये बेहतर रास्ता हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो योजना बनी है, अगर सही ढंग से क्रियान्वित किया गया तो जम्मू कश्मीर के कुल 4290 पंचायतों का कायाकल्प किया जा सकता है। सूद साहब ने बताया था मुझे कि जम्मू कश्मीर में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत पिछले जब से स्थापना हुई है 8,457 करोड़ रुपए की लागत से 4,175 परियोजनाएं इन्होंने पूरी की हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई और रूरल कनेक्टिविटी की परियोजनाएं। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ग्रामीण विकास की परियोजनाओं में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक भी कहीं न कहीं गैप दिखाई पड़ता था। आपने भी महसूस किया है, हम सबने महसूस किया है। डिस्ट्रिक्ट तथा यूटी प्लान की अनेक योजनाएं समय सीमा में पूरी नहीं होती थी, बल्कि सालों तक लटकी रहती थी। और इसलिए यहाँ एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट करके अलग हेड ही बना दिया गया। जो परियोजनाएं समय से नहीं पूरी हो सकी, उनको लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और उन्हें पूरा करने की कोशिश की गई। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लान तथा पैसे के अलावा विकास की इस प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए, नीचे से लेकर ऊपर तक निरंतर संपर्क रखा जाए, सभी स्टेक होल्डर्स की सहयोग से और उनकी क्षमता का सही मूल्यांकन और उपयोग करके उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके सुखद परिणाम भी आए हैं। कुछ लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं, क्योंकि जो प्रथा थी नॉमिनेशन बेसिस पर काम दे देने की, काम हुआ नहीं हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है नहीं है, फाइनेंशियल अप्रूवल है या नहीं है, ये प्रथा पूरी तरह यहाँ बंद हो गई। अब एक भी काम यहाँ नहीं हो सकता है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल अप्रूवल न हो, जिसका ई टेंडर न हुआ हो। तो व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है और मैं मानता हूँ कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि तथा हार्टिकल्चर और उससे जुड़े हुए और भी सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास पिछले 7 वर्षों में, 7.5 वर्षों में इस देश में हुए। फार्मर उत्पादक संगठन बनाने पर काफ़ी बल दिया जा रहा है और किसान भाइयों के साथ जो भेदभाव था, या मैं कहूं कि जो उनकी कठिनाई थी, वो जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके, उनकी आमदनी दुगना हो, ये इसी साल 2022 तक का लक्ष्य है। अनेक हमारे अधिकारियों ने जो अभी विवरण आपके समक्ष रखा है, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये पता है कि कई क्षेत्रों में ये लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जम्मू कश्मीर के फार्मर उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने भी योजना बनाई है
और नाबार्ड एक विस्तृत योजना लेकर के आया है। अभी संख्या बताया इन्होंने, 36 से ज़्यादा ऐसे संगठन नाबार्ड ने बनाए हैं जो इनोवेटिव तरीके से खेती करने वाले लगभग 6000 किसान भाइयों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके लिए मैं नाबार्ड को साधुवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये संख्या बहुत कम है, ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं हो सकता है। ये ठीक है कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबी दूरी हमें इस मामले में तय करनी है। और जो आंकड़ा रखा गया कि इस वित्तीय वर्ष में 26 और ऐसे संगठन बनाए जाए, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ये 26 के आंकड़े को 50 कैसे हम ले जा सकें इस वर्ष में। ये सच है कि पिछले दिनों कठिनाइयाँ रही, लेकिन अब इन कठिनाइयों का दुष्परिणाम यहाँ के लोग भोगें, ये उचित नहीं होगा। हमें थोड़ा तेज गति से देश के बाकी हिस्सों के बराबर यहाँ के लोग भी खड़े हो सकें, इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि आप सब इसमें सहयोग करिए। कानून, मैं समझता हूँ कि मानवीय आधार पर उसका अनुपालन कैसे किया जाए, कानून की मूल भावना ये होती है। रूल्स ऑफ द रोड में लिखा है कि बाएं से चलिए, लेकिन अगर बाएं गाड़ी खड़ी है तो आपको, मुझे लगता है कि रास्ता बदलना होता है। और कोई भी कानून, मैं समझता हूं कि तभी वो लाभकारी हो सकता है जब मानवीय संवेदनाओं के साथ खुद को हम उस स्थिति में देखते हैं कि इस किसान की मदद हमारा कानून कैसे कर सकता है। जब ये इस भाव से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। आधुनिक कृषि, कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों और हॉर्टिकल्चर, एक मजबूत आधार अगर यहाँ बनता है, उस जीडीपी में कितना योगदान है, ये सब बातें आ गई, मैं उसे दोहराने नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि यहाँ के विकास को निर्णायक तरीके से बदला जा सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 9 लाख किसानों को अधिक उपज वाले बीज इस साल वितरित कर रहा है, और इसका जिक्र कल राज्यसभा में भारत की सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया। 33,000 से ज़्यादा किसानों को फार्म मैकेनाइजेशन से जोड़ा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सक्षमता लाने में प्रशासन, नाबार्ड और भी जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं मिलकर के काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, ये मिलकर के एक बड़ी योजना क्रेडिट लैंडिंग की बनावे, और मंथली इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि योजना हम बना लेते हैं और इस तरह के सेमिनार्स में ही उस पर चर्चा करते हैं, या वर्ष बीतते समय मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि अगर हर महीने एक साथ कोई एक निश्चित समय में आधे घंटे बैठेंगे तो इसको ज़मीन पर लाने में हमें बड़ी सुविधा होगी। ये सच है कि कृषि विभाग ने 25,991 करोड़ का एक एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर के एक बड़ा पैकेज इस यूटी के लिए बनाया है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ कृषि तथा हॉर्टिकल्चर के विस्तार में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा। कृषि आधारित छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना भी सुनियोजित तरीके से हों, जैसे अभी ये कहा गया कि डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन मिल्क प्रोसेसिंग का इंतजाम अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन बढ़ने से उतना लाभ हमें नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हाई डेंसिटी प्लांटेशन के कारण बढ़े, लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगेगी, उनको सुरक्षित रखने का इंतज़ाम हम नहीं कर सकेंगे, तो किसानों को उतना लाभ नहीं मिल सकेगा। उनके उत्पाद को उचित बाजार में समय सीमा के भीतर देश में भी और देश के बाहर भी हम पहुंचा सकें, इस व्यवस्था को बनाने में हम सब कोशिश कर रहे हैं। और अगर सुनियोजित तरीके से इस काम को हम सब मिलकर बढ़ाएंगे
तो हमारा कृषि मजदूर हो, काश्तकार हो, किसान हो या समूचा कृषक समुदाय हो, ये मूल्य संवर्धित उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। मैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े सभी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि क्रेडिट लेंडिंग के अलावा इस क्षेत्र की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं को भी समझें। अपना प्लान उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संसाधनों का सही और अधिकतम उपयोग उस दृष्टि से हम क्या कर सकें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को संगठित करने, उनका पोषण करने में नाबार्ड की भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिला सशक्तिकरण के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर में प्रगति और खुशहाली की तस्वीर अगर हम देखना चाहते हैं तो महिलाओं पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। विभिन्न योजनाओं को व्यापक ढंग से गतिशील बनाने पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक छोटी बात मैं कहना चाहूँगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं अभी तक जम्मू कश्मीर में महिलाओं के, वो कैसे किफ़ायती हों, ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। इनोवेटिव तरीके का प्रयोग वो कर सकें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात अभी कही गई, इसमें भी उन्हें मदद करने की ज़रूरत है। और उत्पादन और मार्केटिंग की प्रक्रिया उन्हें सुसंगठित ढंग से कैसे हम पहुंचा सकें ताकि प्रतिस्पर्धा में वो टिक सकें। रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत उम्मीद कार्यक्रम के द्वारा 56,000 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए और लगभग 5 लाख महिलाएं इससे जुड़ी। 500 विमेन एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 7 कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष ट्रेनिंग दी गई। मैं नाबार्ड से अपेक्षा रखूँगा कि जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ भी काम करने की ज़रूरत है और इसे कैसे विस्तार दिया जा सके। वर्तमान में जो ग्रुप्स अपना विस्तार करना चाहते हैं उनकी कैसे सहायता की जा सके, इसका भी एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। नाबार्ड के फोकस पेपर्स में जिस क्रेडिट प्लान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए सबको मिलजुल करके शिद्दत से काम करने की आवश्यकता है। सभी बैंक आरबीआई के साथ हर मीटिंग में इस बात की चर्चा करें। मैंने भी उस मीटिंग में कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने वित्तीय संस्थाएं आगे आवें, खुल करके सक्रिय रूप से हमारी मदद करें। जम्मू कश्मीर के खास तौर से दूर दराज इलाकों में गांव में रहने वाले लोगों के सपने को पूरा करने के लिए जो आपसे अपेक्षा है, मेरा आपसे आग्रह होगा कि उस अपेक्षा पर आप खरे उतरें। नाबार्ड और उससे जुड़े तथा कोऑपरेटिव और अन्य बैंक की मिलीजुली शक्ति मुझे लगता है कि ग्रामीणों की आर्थिक शक्ति को बढ़ा सकती है और ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या एलाइड सेक्टर और टूरिज़्म, ये 2 बड़े कारक रहे, इनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक नया क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर में नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए पिछले वर्ष जारी की थी, जिसमें 28,400 करोड़ का इंसेंटिव दिया था। जब स्कीम बनी थी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, तो हम सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि 20 से 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि कल तक 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने स्वीकृत कर दिए, उन्हें ज़मीन दे दी गई। और अब जो हमारा नया अनुमान है, मुझे लगता है कि ये 70,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में आएगा। एक दूसरी बात, लोग आशंका व्यक्त करते थे कि जम्मू रीजन में इंडस्ट्री लगेगी, कश्मीर डिवीज़न में नहीं लगेगी। ये आशंका भी निर्मूल साबित हुई।
दोनों डिवीज़न में हमारे काफ़ी मात्रा में प्रस्ताव आए। कल मैं श्रीनगर में था, 4 दिवसीय डेलीगेशन एक गल्फ कंट्री से आया था। जिस तरह की रुचि मैंने देखी, जब मैं दुबई एक्सपो में गया था तब भी मैंने देखा, और वहाँ के जो बड़े ग्रुप्स, MR है, DP वर्ल्ड है, लुल्लू ऑलरेडी पहले से हैं लेकिन अब बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, noon.com है, अनेक ऐसे लोग यहाँ रुचि ले रहे हैं, और केवल रुचि नहीं ले रहे हैं, वास्तव में वो निवेश करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत यहाँ हुई है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप सब भी इस विकास में अपना योगदान दीजिए, और जो स्वप्न है माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर बने, ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जम्मू कश्मीर भी अपना पूरा योगदान दे सके। इतनी बात कहता हुआ आप सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात में ही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।